बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अलीनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, सर्दी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, बारिशों को एंजॉय कर रहे होंगे, बर्फबारी को एंजॉय कर रहे होंगे। बारिश का जिक्र किया, क्या मौसम था लाहौर का भाई, और सुबह मौसम बड़ा शानदार था, बादल छाए हुए थे अभी भी, और लग यही रहा था कि ये जो काली घटाएं हैं फिर से बरसेंगी। और कई इलाकों में तो सिर्फ बूंदाबांदी हुई है, कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। और साथ देखिए कि जब सफर करते हैं आप मजा करने के लिए घरों से निकलते हैं, एंजॉय करें, बिल्कुल करें, पर अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। अभी आपने देखा है कि कितनी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है मरी में, लेकिन उसके बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच रही है। और वो कल हमने आपकी बात भी कराई थी, और यही बताया जा रहा है हुकाम की तरफ से कि एहतियात कीजिए। हम एडवाइजरीज इसलिए जारी नहीं करते स्नोफॉल की कि आप लोग सब तशरीफ ले आए, इसलिए करते हैं कि एहतियात कीजिए कि एक जगह पर जितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा गाड़ियां वहां चली जाएंगी तो वो फंस जाएंगी, और उनको फिर जब रिलीफ देना होता है इस तरह की सूरत हाल में तो हुकाम के लिए भी मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सुकून से, एहतियात से। आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड एज वेल, क्योंकि पहले इन एडवाइजरीज को उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता था। और जो यहाँ जो मौजूद है ना, एक स्टेशन मौजूद है जिससे आप टिकट लेकर मरी में एंट्री के लिए जाते हैं, या जो वहां पर हाईवे उस पर जाते हैं, तो अक्सर वो आपको आगाह कर देते हैं कि आगे बर्फबारी हो रही है तो अभी आपका जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन लोग शायद दूर दराज से आए होते हैं तो वो अपने सफर को जारी रखते हैं, और देखने भी तो सिर्फ बर्फ ही जाते हैं। लेकिन वहां में हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, बस हम यही कहेंगे कि ख्याल रखिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्राइवर्स एक्सपर्ट है ना स्नोफॉल के दौरान ड्राइव करने के, तो सिर्फ वही लोग गाड़ियां ड्राइव करें। शीट बन जाती है सड़क पर और ब्रेक्स नहीं काम करती हैं, खासकर अगर आप रात में सफर कर रहे हैं तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। तो अवॉइड करें बर्फबारी के दौरान किसी किस्म के सफर से गुरेज कीजिए, खासकर रात के औकात में। और अगर बहुत मजबूरी है जाना है तो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को साथ लेकर जाएं, इतना काम कर लें ताकि आप फंसे नहीं किसी जगह पर। जनाब, ये तो मौसम की हमने बात की है, जरा क्रिकेट के मौसम की भी अली अब हम बात कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सारा पाकिस्तान, बल्कि आप कह लें कि जितने क्रिकेट शायकीन है दुनिया में वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के मुबैना ये जो दोहरा मेयार था उसके खिलाफ एहतजाज के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस थे उस पर गौर शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात हुई, जिसमें आईसीसी के रवैये पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक जो हतमी फैसला है अब जुम्मे या पीर तक मुतवक्किल है। बिल्कुल, जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऑप्शन भी मौजूद है, और 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बायकआउट करने की सूरत में पाकिस्तान को सिर्फ 2 पॉइंट्स गंवाना पड़ेंगे, जबकि आईसीसी को भारी माली नुकसान का सामना होगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगा सकता है। बांग्लादेश की बेदखली के खिलाफ पाकिस्तान के पास एहतजाज के कौन कौन से ऑप्शन है, इस पर आज हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब, मियां असगर सलीमी साहब। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, बताइएगा क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले तो मुझे अच्छा लगा मियां साहब के साथ आज मैं हूँ शो में, बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं ये। ऑप्शन पाकिस्तान के पास काफी है, मगर बॉयकॉट वाला ऑप्शन है उस तरफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद नहीं जाना चाहिए हमें। उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड मॉडल हमने मनवा लिया है, कौन सा हमें इंडिया जाके खेलना पड़ता है। हमारे मैचेस तो श्रीलंका में होंगे, अब अगर हम नहीं जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा। अब ऑप्शन ये है कि हमने जिस तरह से अभी पहले किया, हमने आईसीसी को लेटर लिखा, हमने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश केस बहुत अच्छी तरह से पेश किया, हमने उसके बाद चेयरमैन पीसीबी सामने आए मीडिया के और खुल के बांग्लादेश की हिमायत की, और यहां तक के कह दिया कि हम गवर्नमेंट की इजाजत से फैसला करेंगे कि इवेंट में हिस्सा लें या ना लें। मतलब पाकिस्तान ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, जो किसी और ने नहीं किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या सो कॉल्ड उसूल पसंद गोरे हो। तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया है। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें, और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन वो। अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें मना ली, बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ।
लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें पाकिस्तान के और दूसरों को, और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाएं यहाँ से, या कम से कम इनको इनकी औकात में लेकर आए, तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। अच्छा। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे अब बात आती है, जाहिर है हुकूमत लोग मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा मामलात को जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, और जो जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा, हम लोग को सबको वो कबूल होगा। डेफिनेटली। सलीमी साहब, आपको क्या लगता है कि मुमकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान जो है वो चूज करेगा? जी, पाकिस्तान को अगर मेरा ख्याल है, अगर बतौर तजिया नगार अगर आप मुझसे पूछें, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का किसी सूरत भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन है कि पाकिस्तान, जिस तरीके से अभी सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया है कि बतौर एहतजाज शिरकत करे, ज़रूर शिरकत करे। और पाकिस्तान के पास जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है कि वो जो 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच है, और अगर आपने इंडिया को सबसे बड़ा रगड़ा भी लगाना है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो बड़े आन बान शान के साथ पार्टिसिपेट भी करें, तो वो बेहतरीन हल है कि आप उसका बाइकाट कर दें। दो जो पॉइंट है वो आपके मिस होंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, और जो दूसरे मैचेस हैं उनमें जीतना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, और पाकिस्तान का जो ग्रुप ए है वो इतना मुश्किल नहीं है। आसानी से पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान एक और ये भी कर सकता है कि अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीतता है, वो अपना वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। मसला ये है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, उस मुल्क के साथ, बांग्लादेश के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है, और पूरी दुनिया में एक इस वक्त वावेला भी किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं हो रहा। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा है तो इसने क्या, मैं समझता हूं कि कौन सी गलती की है। एक क्वेश्चन सिर्फ मैं ये कहूंगा, अगर जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता, ये अगर इंग्लैंड के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, जनूबी अफ्रीका के साथ होता, तो फिर मैं देखता कि आईसीसी का यही फैसला आना था। ये बेसिकली सलीमी साहब, हम उसी रास्ते पर जो है ना गामजन है, जहां पर बारी बारी सबकी बारी आएगी। और यही कह रहे थे सलीम खालिक साहब से पूछते हैं कि आपको लगता है कि बांग्लादेश का जो स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त है? उन्होंने फैसला किया और उस पर अटल हो गए हैं, और बिल्कुल दो टोक फैसला उन्होंने सुना दिया कि वो अगर नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है इससे उनको नुकसान पहुंचेगा या सारी क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, आपके मुल्क की जो अजमत है और उस सब चीजों से बढ़कर ये क्रिकेट या माली नुकसान कोई अहमियत नहीं रखता। बांग्लादेश ने एक स्टांस लिया, बिल्कुल ठीक उनका पॉइंट था। सिंगल एक बात है जो एक बच्चा भी समझ सकता है कि जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से मना करती है तो उनको आप तीसरे मुल्क में खिलाए थे कि ठीक है भाई इनकी गवर्नमेंट कह रही है। जब बांग्लादेश ये बात कहता है तो आप कहते हैं चलो जाओ, तो हम तो मैंने नहीं खिला रहा, हम स्कॉटलैंड को ले आते। ठीक है भाई, बच्चे हैं, गरीब है, आपने ऐसा कर दिया। अब क्यों पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है कि एक मैच की पाकिस्तान इंडिया की आमदनी और बाकी सारे आईसीसी की आमदनी, तो कर नहीं सकते। अब हिम्मत है, मैं तो कहता हूं चलो ठीक है भाई, हमारी टीम को बाहर करो, अब पाकिस्तान को आप लेकर आओ युगांडा को। युगांडा का नंबर है बाय द वे, अब पाकिस्तानी और खेलो 15 फरवरी को। इंडिया अगर बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का तो खेलें आप 15 फरवरी को पाकिस्तान की जगह आप युगांडा के साथ मैच खेलें और बताएं ये देखो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ युगांडा और इंडिया के मैच का, 1 सेकंड इश्तेहार इतने का बिका, इतने ज्यादा लोगों ने मैच देखा, ये रिकॉर्ड टूटा, वो टूटा, और ब्रॉडकास्टर भगड़े डाल रहा खुशी के मारे। आप सही कह रहे हैं सलीम खालिक साहब, वाकई वैसे ये जब होगा ना तो फिर मजा आएगा, लेकिन अभी हम सब फैसले का इंतजार कर रहे हैं, मुमकिन फैसला जो आप लोगों ने बताया किस तरह से किया जा सकता है, जो ऑप्शंस हैं। अच्छा सलीमी साहब, अगर इस फैसले के जो जुम्मे या पीर को आना है, हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप तो चल रहा है और 1 फेब को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमारा मैच भी है, तो क्या ये चांसेस भी हैं कि वो वाला मैच, उस मैच का भी बॉयकॉट किया जाए?
उस मैच में पाकिस्तान की तरफ से तो बाइकआउट नहीं किया जा सकता। इंडिया ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें जो दोनों टीमों के कप्तान हैं वो हैंडशेक वो भी नहीं हुआ था, और ये जो इंडियन कप्तान है उनकी तरफ से ये रवैया जो है ना, आप इंडिया की तरफ से हर तरह का वो देख सकते हैं, कुछ भी वो कर सकता है, कुछ भी तो कर सकता है। बेसिकली वो पाकिस्तान को क्रिकेट का जो गहरा कुआं है ना उसके अंदर फेंकना चाहता है, लेकिन वो उलट हो जाता है। फेंकना पाकिस्तान को होता है, वो खुद उसमें गिर जाता है। अभी तक ये देख लें कि जब तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आए हैं और उनकी जो पॉलिसियों की वजह से अभी तक पाकिस्तान कहीं भी टेबल पर देख लें या क्रिकेट के मैदानों में देख लें, जो पाकिस्तान का जो ना वो सर फखर से बुलंदी हुआ है। और कल भी मैं आपको बताता हूं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, उसमें भी हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बाकायदा जो है ना फ्री हैंड दे दिया गया है मोहसिन नकवी साहब को कि आप बड़ा बारीक बीनी के साथ क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं, आपके जो फैसले हैं वो ऐसे अंदाज में हो रहे हैं। आपने पीर या जुमा या पीर तक हालातों वाक़यात इस दौरान आप निगोसिएशन आप मुज़ाकरात भी कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ, और जो आपको बेहतर लगे वो आपने करना है। बाइकआउट की तरफ भी जा सकते हैं और आप उधर भी जा सकते हैं कि अपना इंडिया के खिलाफ ना खेलने की ये भी ऑप्शन इसमें दे सकते हैं। अभी जिस तरीके से सलीम खालिद साहब ने भी कहा है, जो इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है ना उसके जो स्टूडेंट है बखूबी जानते हैं कि ये जो क्रिकेट का खेल है ना, बेसिकली ये मुल्कों के लिए एक माइनर सी चीज़ है। जब ओवरऑल बात की जाती है, मुल्की मुफाद की बात की जाती है, तो सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन सलीमी साहब इसके साथ सलीम साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब मुल्कों की बात आती है तो आप जो हुकूमती सतह पर जो रिलेशंस हैं उनको भी खाते में लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप खेल की बात करें, अगर आप शोबिस की बात करें, आर्ट की बात करें, जिनकी सरहदें लोग कहते हैं कि नहीं होती हैं, उसमें फिर हुकूमतों की इंटरफेरेंस, उसमें सियासतें, आप समझते हैं कि उसको बालाए ताक रखना चाहिए? आज बेसिकली बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो खिलाड़ी होते हैं और जो फनकार होते हैं ये मुल्कों के सफीर होते हैं, और कभी भी इनको जो सियासत है इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। ये मुल्कों को जोड़ते हैं, आप इनको तोड़ने की बात करते हैं। बेसिकली पता नहीं कि जब से जेशा आया हुआ है, पता नहीं क्या उनको मसला है पाकिस्तान के साथ, कि पहले उन्होंने पूरा रगड़ा लगाया, पाकिस्तान को लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी दाल नहीं करी उन्होंने वो बांग्लादेश की तरफ। ये इस तरह होना नहीं चाहिए को खेल को सियासत ज़दा नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत हमेशा से ऐसा करता है और इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाता है। सलीम खालिद साहब, वैसे एक चीज अगर हम देखें तो ये कहना वैसे गलत नहीं होगा कि हमने ना उनको पीर तक या फिर जुम्मे तक कह लें सूली पर लटका दिया है, डिसीजन हमारा कोई भी हो। इस टाइम वैसे खलबली उधर मची हुई होगी, बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल, कल भी मैंने यही बात की थी कि अच्छा है, अभी तो ये इंतजार करते रहेंगे यार, ये खेलने आएंगे नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उसके बाद इनको बोलो 15 को मैच है, फिर ये 14 बल्कि 15 तक ये लोग यही इसी फिक्र में रहेंगे कि यार ये क्या होता है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। पहली बार इंडिया को मिला है कोई ऐसा पाकिस्तान की तरफ से टक्कर का बंदा, भी जैसा बंदा जिसने इनकी रातों की नींदें उड़ा के रखी हुई, इंडियन क्रिकेट काउंसिल की भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी। तो मजा आ रहा है, एंजॉय करें इस सूरत हाल से। और हमें इस चीज का देखिए इत्मीनान है मुझे कि देखें क्रिकेट अच्छे हाथों में है, मोहसिन नकवी, और मुल्क भी जो जिन लोग के हाथ में बड़े अच्छे तरीके से उनको पता है सारी चीजें क्या करना है। तो यकीनी तौर पर जो वो डिसीजन लेंगे सोच समझ के अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि हम तो देखिए क्रिकेटिंग बातें कर रहे हैं ना, हम तो क्रिकेट का हमें पता है कि जी क्रिकेट खेलने, और भी इससे बढ़कर बहुत सारी चीजें होती हैं, ममालिक के ताल्लुकात और दूसरी चीज है, वो उन लोगों को ज्यादा। तो सलीम साहब, आपसे भी यही क्वेश्चन रिपीट करूंगा, आप क्या सोचते हैं कि जब क्रिकेट की बात आए या क्या कहते हैं आर्ट की बात आए, आपको फिर भी ख्याल रखना चाहिए बाकी चीजों का? हम ही रखें ख्याल, दूसरा तो रख नहीं रहा। इंडिया क्या आतिफ असलम इंडिया में जाके अब गा सकता है? क्या जावेद शेख साहब अब करेक्टर रोल्स कर सकते हैं इंडियन मूवी में? एक पंजाबी मूवी में कोई पाकिस्तानी हीरोइन थी या कौन थी, मुझे अभी पूरा एग्जैक्टली याद नहीं हो रही, रिलीज नहीं होनी थी उन्होंने। हानिया आमिर थी, हमारे गाने वगैरह जो है वो टी सीरीज वगैरह सब ने हमारे सिंगर से गाने वहां से हटा दिए। हमारे क्रिकेटर्स को अपने आईपीएल नहीं खेलने देते, हमारे मुल्क में नहीं आते, हम खुद अब मना करते। लेकिन सलीम साहब, टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट।
नहीं तो हम देखें, वन वे ट्रैफिक कैसे चल सकता है मेरे दोस्त हैं? आप हमेशा मुझे तो ये नहीं चल बताएं। सकता ना। हाँ, आप मुझे ये बोलें, आप कहें कि यार मुझे कैटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो तो आपको जानती भी नहीं है, वो नहीं चाहती, तो कैसे कुछ हो सकता है? अफसोस। कोई फायदा जी, नहीं होगा ना। तो ये चीज है ना, अफसोस इसमें के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम तो कह रहे हैं ना, वो नहीं मान रहे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? उन लोगों का रवैया यही है कि अपने लोगों को पाकिस्तान और दुश्मनी का चूरन बेचते रहो और अपनी दुकानें चलाते रहो। वो तो कर यही रहे, हमारे इसमें क्या कसूर? वन वे ट्रैफिक कैसे चलेगा? सही ये बात है। इंडिया को जब वो सोचेंगे तो बिल्कुल आए। हम ठीक अपने है। आर्टिस्ट भी, आप भी अपने आर्टिस्ट भेजें, हम अपने क्रिकेटर भी भेजेंगे, आप भी भेजें। अगर वो लड़ते रहेंगे तो हमारे अकेले से यही क्या होगा? चीज सलीमी साहब, क्विकली आप भी बताइएगा कि अगर इस तरीके से हमने हमेशा अच्छा रवैया रखा और आगे से हमें रिस्पांस में जो मिला वो आपके सामने ही है, तो आपको क्या लगता है कि इस वाले रवैये से अब उन्हें समझ आ जाएगी हमारी? जी बिल्कुल आ जाने चाहिए। अगर अब भी नहीं आती तो मेरा ख्याल है वो बहुत कुछ गवा देंगे। हमने हमेशा प्यार मोहब्बत दोस्ती का जो ना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है। एक बड़ी एग्जांपल दूंगा, अभी सलीम खालिक साहब ने कहा है आतिफ असलम उधर जाके परफॉर्म कर सकता है, जावेद शेख नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान जो इंडियन पंजाबी फिल्में हैं ना, पाकिस्तान के तमाम जो सिनेमा घरों में अब भी लग रही हैं। और आपको ये बताऊं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आकर वो बिजनेस भी करती हैं। उसमें वो करते हैं कि 3 4 5 पाकिस्तान के जो अदाकार होते हैं उनको ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कास्ट वो इंडियन होती है, क्योंकि हम हर चीज में सियासत नहीं लाते ना। जी बिल्कुल जी। इसलिए और सलीम साहब, ये भी आपकी जो आपका पॉइंट था वैलिड था कि आपको पार्टिसिपेशन यकीनी बनानी चाहिए, और पार्टिसिपेशन करने के बाद आप कारकर्दगी दिखाने के बाद जो है किसी चीज को किसी और के नाम कर सकते हैं, जिससे एहसास दिलाया जा सके बाकी लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। सलीमी साहब, क्रिकेट पर हम तबसरा कर रहे थे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं मुआशियात की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में जो शरह सूद है वो बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने ऐलान किया है कि 2 माह तक शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के हदफ के अंदर रहने की तवक्को की जा रही है। निजी शोबे के कर्जों की अगर बात करें तो उसमें 578 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 2025 में करंट अकाउंट खसारा $244 मिलियन रहा। पहली छमाही में मजमूई खसारा $1.2 अरब रहा। दरामदात की बात करें तो दरामदात में इजाफे और बरामदात में कमी इसकी बड़ी वजह बनी। तरसीलात ज़र और ICT बरामदात ने खसारा काबू में रखा, और दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी हमें दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है, इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद ये शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए, लेकिन इसे बरकरार रखा गया। इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, माहिर मुआशरात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, शरह सूद बरकरार रखी गई है। कारोबारी शख्सियात ख्याल कर रही थी कि शायद सिंगल डिजिट में यह आ जाएगी, मगर बरकरार रखी गई है। क्या वजह आप समझते हैं? नहीं, सिंगल डिजिट में आने की कहीं से डिमांड जरूर हो रही थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन, ये कहना सही नहीं कि एक्सपेक्टेशन सबकी तरफ से ये थी, मिक्स था। डिमांड जरूर थी कि इसको सिंगल डिजिट में, बल्कि डिमांड तो ये थी कि 7% तक भी ले आए, जो जाहिर है इमीडिएटली पॉसिबल नहीं था कि अगले हफ्ते ऐसा कर दिया जाए। और स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट इशू की है उसमें जो 4 रीजन आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से इसको फिलहाल कम नहीं किया जा सकता। पहला जो उन्होंने कहा है, जिस पर जोर दिया है, वो है कि इन्फ्लेशन जो है वो CPI की बेस पर तो कंट्रोल में है, 5 to 7% के दरमियान रहेगा, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी 7.4 हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 5% रहना चाहिए था, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से क्रॉस कर गया। ये मेन रीजन बताई है। लेकिन इसमें जहां तक कोर इन्फ्लेशन को रेफर कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। CPI की बात होती तो उससे ताल्लुक होता। अच्छा। कोर इन्फ्लेशन ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट की जो प्राइस की पॉलिसी होती है, जिसमें एनर्जी, गैस प्राइस या GST रिलेटेड है, या कोर इन्फ्लेशन में वो मेजर आइटम वो आते हैं 10-12 आइटम्स जो रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी से जिनका ताल्लुक बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जरा समझाइएगा, ये किस तरह से आप जज करते हैं? 7.4 का क्या मतलब है, हमारे नाजरीन को बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जब से हुकूमत संभाली है तब से 7.4 जो है इन्फ्लेशन जो है बरकरार रह रही है। इसके अंदर सालाना जो ग्रोथ है या कमी है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। नहीं, उसको सालाना किया जाता है, लेकिन अगर दिसंबर में किया जाएगा तो गुज़िश्ता दिसंबर से इस दिसंबर तक होगा। जी, यही अगर जनवरी में करेंगे तो गुज़िश्ता जनवरी से इस जनवरी तक होगा।
तो इस तरह ये एनवलाइज तो कर देते हैं। Right. लेकिन इसमें जो समझने की बात यह है आम लोगों के लिए, वो ये कि देखिए, जब स्टेट बैंक या कोई भी अदारा बताता है तो कम से कम दो तरह के इन्फ्लेशन की बात करते हैं। एक सीपीआई है जिसमें कोई 450 के करीब अशिया हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल किए, 450 के करीब चीजें हैं, उनकी प्राइस में अगर ग्रोथ होती है तो वो हम सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन जो 7.5 अभी स्टेट बैंक ने बताया है, ये वो 12 आइटम है जो आमतौर पर खाने पीने की अशिया हैं, एनर्जी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें होती है, उसमें इजाफा हुआ है 7.4 का, वो जो आम लोगों की चीजें हैं। तो ये रीजन है कि स्टेट बैंक कह रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि सीपीआई को तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कर सकती थी, जो मिडिल क्लासेस के इस्तेमाल की अशिया हैं ज्यादातर, पर महंगाई बढ़ेगी तो उसको आप खरीदना छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो 10-12 आइटम है, इसको डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, आपने अभी एक चीज इंडिकेटर की 578 बिलियन का फिगर मेंशन किया है प्राइवेट सेक्टर के, ये इसकी तरफ मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, इसको डिस्कस करना चाहूंगा कि गुज़िश्ता साल एक्सपेंशन आई थी, उससे पहले जो 2024 का फिस्कल ईयर था उस पे तो बहुत बुरी हालात थे, और 350 बिलियन के करीब प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग की गई थी। गुज़िश्ता साल का जो था फिस्कल ईयर, उसमें 1.5 ट्रिलियन का जंप आया था, प्राइवेट सेक्टर ने बोरोइंग की थी। उससे लगता था कि बिजनेस के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अच्छा। अभी 578 बिलियन का इजाफा हुआ है 6 महीने में, बल्कि ये फिगर है 9 जनवरी तक की, यानी 1 जुलाई से 9 जनवरी तक की इजाफा हुआ है। लेकिन उसमें देखिए 2-3 चीजें बड़ी उसमें मैं समझता हूँ वो तशवीशनाक हैं। पहली चीज तो ये कि जो लैंडिंग हो रही है बैंक से प्राइवेट सेक्टर को, उसका मेजर पार्ट जो है 60-70% वो वर्किंग कैपिटल के लिए है। ठीक है। यानी बिजनेस के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए, उसके मैनेज करने के लिए, कैश मैनेज करने के लिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए 30-35% के दरमियान है। हालांकि मेजर जो है ना, पाकिस्तान में ये होता रहा है हिस्टोरिकली कि मेजर लैंडिंग जो होती थी वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए होती थी, ताकि नए बिजनेस एक्सपेंशन करें, प्लांट मशीनरी इंस्टॉल हो, प्रोडक्शन में इजाफा हो, यस। उस पर नहीं हो रहा, वर्किंग कैपिटल के लिए हो रहा है। अच्छा। और उसमें भी जो टोटल है फाइनेंसिंग, उसमें एसएमईज को सिर्फ 1% जा रहा है, 99% दूसरे शोबों में जा रहा है। ठीक है। एसएमईज आपकी बैकबोन है, उसको 1% सिर्फ लैंडिंग हो रही है। राइट। ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो शरह नमू का जो टारगेट रखा गया है, आपके ख्याल में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर क्या वो टारगेट अचीव किया जा सकता है? दूसरा ये कि हम मतलब देख रहे हैं एफडीआई भी उस तरह से नहीं है, जिस तरह से कहा जरूर जा रहा है, लेकिन उस तरीके से उसमें इजाफा नहीं हो रहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें एफडीआई में तो इजाफे की बात ही नहीं। एफडीआई के हालात तो काफी तशवीशनाक हैं, और इस पर गवर्नमेंट भी कंसर्न शो कर चुकी है। एसआईएफसी की तरफ से भी इस पर बहुत मर्तबा कंसर्न शो किया गया है। उसमें तो हमें मैं कहता हूँ वार फुटिंग बेस पर उस पर तो काम करना होगा, एफडीआई की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज ये कि एक्सपोर्ट्स को, इस पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती, एक्सपोर्ट को तो एनहांस करना पड़ेगा, खुद गवर्नमेंट कहती रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही। ये दोनों चीजें लिंक करती हैं। एफडीआई आएगी तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट जब होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, तो एक्सपोर्ट उसकी वजह से बढ़ेगी। और इसके बगैर टारगेट ही हमारा बहुत कम है। टारगेट हमारा रिक्वायर्ड तो 5 से 7 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि टारगेट हमने 3.7 या 3.6 रखा है, वो टारगेट ही बहुत कम है। और वो शायद अचीव हो भी जाए, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ अच्छी आई है, एग्रीकल्चर पे भी मुनासिब कंडीशन है, तो लेकिन 3.7 का अचीव करना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का देखिए, इंडेक्स का जो है उसमें कुछ हालात, बैनुल अक़वामी हालात ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। ऑयल प्राइस का इसका कम होना, फिर दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी बहरहाल पाकिस्तान की काफी हद तक उसमें अच्छे चेंजेस नजर आ रही हैं, तो उसका भी एक बेनिफिट है। दूसरी चीज ये कि जब एक टैरिफ वार शुरू हुई है ग्लोबली, तो उसमें पाकिस्तान बहुत कम मुतासरीन में आता है, बड़ी दूसरी कंट्रीज ज्यादा मुतासिर हुई हैं, जिसका यकीनन पाकिस्तान को बेनिफिट उनका होता है। तो अगरचे इंटरेस्ट रेट भी समझा जा रहा था इसमें कमी आती तो ज्यादा अच्छा जंप मिलता,
लेकिन वो बहरहाल उसके ना चेंज होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में एक चेंज आई है। कॉर्पोरेट के प्रॉफिट भी इंप्रूव हुए हैं, लार्ज स्केल में खास तौर पे इंप्रूव हुई है, उसको स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया है, उसकी वजह से तो वो एक ग्रोथ नजर आ रही है। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद जो बरकरार रखी गई है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं सफर शर्त और देखते हैं कि क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और इस वक्त मैं बैठा हूँ ओल्ड हुनज़ाइन में। अब आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर एक बरामदे की तस्वीर है और ये जो बरामदा है इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है ये तार साहब का बेटा बैठा हुआ है और उसके साथ एक कराची के कोई टूरिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। और ये हुंजा दास्तान जब 1982 में लिखी गई तो उसमें ये डिटेल है, ये जो कराची के टूरिस्ट थे इनके साथ वो फिरते रहे, ये जो बेटा है इनका, और जो तस्वीर जिसने उतारी वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं। और जिस बरामदे में उतारी गई इस वक्त मैं उस बरामदे में हूँ और ये बरामदा कहाँ है? ये हुंजा में है, ओल्ड हुनज़ाइन। ओल्ड हुनज़ाइन जो है वो सबसे पुराना होटल, 1978 से इसकी तारीख का आगाज़ होता है। ये तस्वीर 1982 में खींची गई। ओल्ड हुनज़ाइन डेफिनेटली अब बिल्कुल बदल गया है, बहुत सारी और कंस्ट्रक्शन हुई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन एक चीज़ जो खूबसूरत है वो ये है कि इसके दरो दीवार अभी तक पुराने जो हैं वो सलामत हैं, उनको रखा गया है इंटेंशनली। और दूसरा लाल हुसैन साहब की खूबसूरत शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि ओल्ड हुनज़ाइन स्टार्ट होता है किस साल से? 79 से। 79 से। और ये बताइए कि ये उससे पहले कितने होटल थे यहाँ पे? मैं मीर साहब का एक छोटे सा गेस्ट हाउस था, बाकी पब्लिक में कोई नहीं था। जो मीर साहब का जो गेस्ट हाउस था वो वही था जो बाद में सीरीना कहलाया? बिल्कुल वही था। बलते तीन। जी जी। और फिर अब वो जो सीरीना की वो जी, बड़ी जी, इमारत है, वही। ये जो शुरू में उन्होंने चंद कमरे थे। जी जी। चारपाइयाँ होटल के लिए आप लाए थे पहले या मीर साहब के होटल वाले लिए? शायद पहले उन लोगों ने लाया हो, मैंने दूसरे नंबर पर लाहौर से लाया। यहाँ से आप लाहौर स्पेशल गए थे चारपाइयाँ लाने? बिल्कुल, फर्नीचर यहाँ लाने पे तो के कोई लिए। चारपाई का तस्वुर नहीं था सारा। तो चारपाई जब आप वहाँ लेने गए तो कितने में आपको चारपाई मिली? 110 रुपए में एक चारपाई मिली थी। अच्छा, लेके कैसे आए थे? यहाँ वही बसों में लेके? हाँ, बस में ट्रक पे लेकर आया था। कितनी चारपाइयाँ थी? 16 चारपाइयाँ लेकर आया था। अच्छा, 16 चारपाइयाँ। तो ये तो एक बड़ी एक यूनिक चीज थी उस वक्त हुंजा में कि 16 चारपाइयाँ, एक ऐसा पहला होटल। और यहाँ पे जो गेस्ट थे, ये गेस्ट्स की डिमांड की वजह से था क्योंकि बहुत सारे गेस्ट जो हैं बस यहाँ पे मैं कनुबाद हाई स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था ना, बहुत पहले 1962 में। तो यहाँ पे वो कैंपिंग करते थे अंग्रेज, होटल नहीं थे। मुझे उस वक्त से एक शौक पैदा हुआ था होटल का। यहाँ अपने जगह में जब मैं बालिग हो जाऊंगा तो उस पोजीशन पे आऊंगा तो कुछ बनाऊंगा इनके लिए। ठीक है। कैसी बात है कि आज पूरा हुंजा, लोअर, सेंट्रल, अपर हुंजा, मेरे ख्याल में सैकड़ों हजारों होटल्स हैं। बिल्कुल। और उन तमाम इस वैली में सैकड़ों हजारों होटल्स के बाबा आदम जो हैं, जो बुजुर्ग जिन्होंने शुरू किया वो आप। अच्छा, क्योंकि पशुएन आपके बाद हुआ? जी, पश्चिम बाद में हुआ। शिस्परन वो भी बाद में हुआ। इसका मतलब है पूरी अपर में भी अगर हम देखें जी जी जी। तो ये पूरी वैली के अंदर जो पहला होटल है वो ओल्ड हुनज़ाइन। जी जी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद तारड़ साहब आए 1982 में। आपकी मेरे ख्याल में मुलाकात नहीं हुई थी उस वक्त नहीं हुई थी। उस वक्त नहीं हुई, यानी जब 1982 में आप कहीं गए हुए थे? मैं आगे चिपुटसन रोड पे मेरा ठेका था, सबसे चिपुटसन, तो वो वहाँ पे मैं मसरूफ था। वक्त तब्दील हो गया, ओल्ड हुनज़ाइन के सामने का मंजरनामा भी चेंज हो गया, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई। इस तब्दीली को कैसे देखते हैं आप? तो अच्छी बात है, हर एक को जनाबन तरक्की का मौका मिलना चाहिए। टूरिज्म को फाल करने का शौक होना चाहिए हर एक में। टूरिज्म एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन इसमें कुछ होटल्स ऐसे बने हैं
जो कि उनकी तामीर ऐसी है कि जो जिसको हम कहें कि लैंडस्केप के साथ मिलती है और खूबसूरत है। एक कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनने हैं जो ज़रा भद्दे हैं, मतलब जिसको कहना कि जिस तरह अभी आर्किटेक्ट उनका, जिस तरह ओल्ड उनसन हम देखते हैं या बहुत सारे ऐसे होटल्स देखते हैं, मैगपाई है, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, वो बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। बस वो बगैर आर्किटेक्ट का बनाया हुआ उन्हें इन चीज़ों का तो ख्याल रखना चाहिए। और बाकी उनजा में जितनी तब्दीलियाँ आई हैं वो आप तो उनको मुस्बत इस हवाले से कहते होंगे क्योंकि आसानी तो पैदा हो गई ना जिंदगी। बिल्कुल हो गई जनाब। पूरी जिंदगी आपकी स्ट्रगल में गुजरी, समाजी रहनुमा आप होते हैं और फिर आपका सियासत से, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी, फिर आपकी तमाम पीपल्स पार्टी अभी भी एहतराम करते हैं आपके तमाम उनके जो हैं। और गालमन बिलावल भी आए थे ना यहाँ लास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट पे वो आए थे। हमारे प्रोग्राम भी चला एक दिन जीव के साथ। अच्छा। वो आप देख लेना, एक दिन जीव के साथ बिलावल होता कर तो वो आता है। ओके, तो उसमें शेरी रहमान साहिबा भी थी, मुस्तफ़ा कोकर भी था, फैसल करीम कुंडी भी था। अभी तमाम लोग आपका एहतराम करते हैं क्योंकि आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह के साथ थे। उनके साथ भी हमने खाना खाया। 1976 में गिलगित में कन्वेंशन हुआ था। ठीक। तो उसमें मैं शामिल था। गुलाम मोहम्मद साहब भी होंगे पसू के? बिल्कुल गुलाम मोहम्मद वो मेरे सियासी उस्ताद था। अच्छा, जबरदस्त। आप यानी आप वो लोग थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी या जिसको कहते हैं कि हमजा जो बाद में स्टेट एज अ स्टेट जो बाद में मर्ज हुआ यानी पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो इसमें आपका बहुत किरदार है, बल्कि आप ही का किरदार है। तो लाल हुसैन साहब, अभी ये जो इमारत है ये तकरीबन वही है और इसको ये अच्छा है कि अगर इस तरह रहे तो कम से कम आप देखते हैं कि बैक पैकर्स जो हैं उनके लिए अब जगह कम होती जा रही है उनजा में। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये थोड़ी ज्यादती नहीं है? हाँ बस क्या करें बहरहाल हमने कुछ रूम रखा है ना रखे हुए हैं। बैक पैकर्स वो होते हैं जिनके बजटेड होते हैं, जिनका बहुत कम बजट होता है, यानी 500,000 अगर आज के दिन देखे तो 1500, बट उन्होंने क्योंकि महीना 2 महीने रहना होता है तो वो इससे ज़्यादा बजट अफोर्ड भी नहीं करते, तो इस तरह की एक मामला होता है। और फिर बैक पैकर्स के वाले से बहुत सारे होटल्स जो थे यहाँ बहुत मशहूर थे उनजा में, वो बैक पैकर्स के लिए मशहूर थे, वो वहीं आते थे, वो एक ख़ास किस्म का मिजाज भी वहाँ होता था। खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही कहीं लेटे हुए हैं, कोई मतलब किताब पढ़ रहे हैं, एक बड़ा उन होटल्स के ख़ास मिजाज था। तो उनमें ओल्ड उनजैन भी था, बैक पैकर्स होटल था, और मतलब आज भी उन्होंने खैर कुछ कमरे रखे हुए हैं इसी वजह से क्योंकि इस तरह के जब लोग आते हैं। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत कि आपने टाइम दिया, और तार साहब तक मैं आपका जो है सलाम पहुंचा दूंगा। हमेशा याद सलाम पूछते रहते हैं आप। अगर उसको सेहत ने इजाज़त दिया तो अगले सीजन में आ जाए वो, मैं दावत देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तार साहब कारवां सराय यहाँ रिकॉर्ड होगा अगले सीजन में। बहुत सर शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। पहले हिस्से में हमने जिक्र किया था, उसी से इब्तिदा की थी कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और उसमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए। तो जनाब मुल्क के बेशतर बलाई और शुमाली इलाकों में मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में पहाड़ों से पे जो है इस वक्त सफ़ेद चादर ओढ़ ली गई है, बर्फबारी हो रही है। और इस समय मजीद बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तैयब शाह साहब, नुमाइंदा NDA में, उनसे तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हालिया बारिशों का सिलसिला है जिसके हवाले से हम कह रहे हैं कि ताकतवर एक स्पेल है जो दाखिल हुआ है, ये कब तक रहेगा? जी जो ये करंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरिबी हवाओं का जो स्पेल है, इसकी शिद्दत में आज से इसकी इंटेंसिटी में कमी होगी। यानी 27 जो जनवरी है शाम तक ये सिस्टम अब मुल्क के बलाई इलाकों तक महदूद रहेगा, जिसमें बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है। यानी आज और कल तक जो 27 और 28 हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है यहाँ पे बर्फबारी और ठंडी हवाएं रहेंगी, जबकि पाकिस्तान का जो सेंट्रल पंजाब है या सिंध का रीजन है आने वाले 2 से 3 दिन यहाँ पे अब मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा।
लेकिन हम 30 जनवरी को एक और सिस्टम देख रहे हैं जो अगेन बलोचिस्तान में इंटर होगा, जिसकी वजह से जो शुमाली बलोचिस्तान है, तूबा काफिर की रेंज, जिसमें कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत, हरनई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नॉर्दर्न स्ट्रिप ऑफ बलोचिस्तान में अगेन बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। इसके बाद फरवरी के जो फर्स्ट वीक में, फर्स्ट एंड सेकंड फरवरी को अगेन मुल्क भर में कोल्ड वेव की सिचुएशन बरकरार रहेगी, जबकि 3 फरवरी को वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन कि एक मगरबी सिलसिला जो है सदरन बलोचिस्तान को इम्पैक्ट करेगा, यानी जिवनी और मारा, गवादर, लसबेला, अवरान, पंजगोर और चावी के रीजन से ये नॉर्थवर्ड मूव करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली इस करंट स्पेल से कम होगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 7 से 8 दिन पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि बलाई जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ठंडी हवाओं के साथ साथ बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। राइट, तो ये 26 और 27 को जो आपके महकमे की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि लैंड स्लाइडिंग के खदशात मौजूद है बहुत सारे इलाकों में, कौन कौन सी जगह हैं जो ज़्यादा वनरेबल हैं इसके लिए? जी, जो हमारे माउंटेनियस टेरेन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इसमें जो मेन जगलोट स्कर्दू रोड है, उसके डिफरेंट आरडी सेक्शंस हम आइडेंटिफाई करके उसकी हमने लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी हैजर्ड मैप्स डेवलप करके डेसिमिनेट किए हैं, जिसमें अस्कत ब्रिज जो जगलोट और स्कर्दू को कनेक्ट करती है, कंप्लीट जीएसआर रोड, इसके अलावा मालम जब्बा जो स्वात का रीजन है, एंड ऑल्सो जो नॉर्थ रीजन चित्राल, दीर, अपर दीर, लोअर दीर, कोहिस्तान और साथ साथ कुरम का इलाका, ये सारा वो एरिया है जो कि आने वाले दिनों में इसमें भी लैंडस्लाइड के चांसेस बरकरार रहेंगे, जबकि जो नॉर्थ रीजन है वहां पे एवेलॉन्च भी खुदा ना खास्ता के भी चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सर्दियों के दौरान ये खतरा क्यों बढ़ जाता है? जी, नॉर्मली लैंडस्लाइडिंग की कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसको जो कि बढ़ाती है लैंडस्लाइड के चांसेस, जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, चाहे वो बर्फबारी की फॉर्म में हो या वो बारिश की फॉर्म में हो। ये एक ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि आपकी सॉइल को डीस्टेबल करता है और नॉर्मली इसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होती है। सिमिलरली नॉर्मली ड्यूरिंग दी कोल्ड कंडीशंस नॉर्थ रीजन में तो आइस की कंपैक्शन होती है और कंपैक्शन की वजह से सॉइल डीस्टेबल अगेन होती है, जिसको हम स्नो क्रैक्स भी कहते हैं, यानी कंपैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ आइस या स्नो की वजह से डीस्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स होती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ये डेफिनेटली हम इसको कंसिडर करें कि ये मौसमियाती तब्दीली के ही असरात हैं, जिस तरीके से ये जो गैर मामूली बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है पहले स्पेल में, और सवात में हमने देखा कि 16 साल बाद बर्फबारी हुई, करक में देखा 25 साल बाद बर्फ पड़ी है, इसी तरह नौशकी में कोई 20 साल बाद बर्फबारी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? जी, इवन सिंध में जो दादू के इलाके में भी कल बर्फ बारी रात को हुई है, एबटाबाद में भी 10 साल के बाद, मुजफ्फराबाद में भी ऑलमोस्ट 11 साल के बाद बर्फबारी हुई है, गोरखखेल में कल हमने बर्फबारी देखी है। ऑब्वियसली इट इज अ साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है बल्कि इट इज अ रीजनल फिनोमेना एंड ग्लोबल फिनोमेना। हमने रशिया के कामचटका पेनिनसुला में 8 मीटर स्नोफॉल देखी है दुनिया ने, जो कि 1970s के बाद सबसे ज्यादा एक्सेसिव स्नोफॉल रशिया में। जापान का जो नॉर्थ रीजन है, हकाइडो और साखा लेन, वहां पे भी हिस्टोरिकल पीक स्नो एक्यूमुलेशन हुई। यूएस जी बिल्कुल, यूएस कनाडा भी, वहाँ पर भी हालात इसी तरह के हैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं। वाकई ये क्लाइमेट चेंज है जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज आप। जी, लेकिन ये एक इंडिकेशन है, ये एक शॉर्ट स्पैन की कोल्ड कंडीशंस हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रेंज इट इज अ साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रीजन अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था, ग्लोबल वार्मिंग में तो एक्सपेक्टेशन जो है ग्लोब के वार्म होने की थी, अब ये हम देख रहे हैं कि सर्दी में भी उतना ही शिद्दत से इजाफा हो रहा है।
जी, क्लाइमेट की जो मॉडलिंग होती है उसमें हम देखते हैं आर्कटिक आइस की मेल्टिंग कितनी फास्ट है। और नॉर्मली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नॉर्थ पोल के पास, वहां पे एक आइस का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिसको हम आर्कटिक पोलर आइस कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रीनलैंड और जो नॉर्थ रीजन आर्कटिक का है ये बड़ा तेजी से मेल्ट हो रहा है। इसकी मेल्टिंग की वजह से जो आर्कटिक के पास एक कोल्ड एयर है जो कि नॉर्मली ब्लॉक होती है नियर द आर्कटिक रीजन, इसको हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं कि पोलर वर्टेक्स को लिमिट करती है कि ये कोल्ड एयर लिमिट रहे आर्कटिक आइस के करीब। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, तो जो पोलर वर्टेक्स है या जो आर्कटिक की ब्लॉकिंग थी ठंडी हवा की वो डिस्टर्ब हो चुकी है। उस डिस्ट्रप्शन की वजह से वो ठंडी हवाओं का जो रुख है अब वो साउथ रीजन्स की तरफ भी यानी मिड लैटिट्यूड और इवन तक के नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ भी उसकी आर्कटिक की कोल्ड एयर मास इंक्लूड कर रही है। और ये जो कोल्ड एयर मास है ये कंटिन्यूसली गर्म पानी के साथ इसका मिलाप हो रहा है। जिस तरह गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये एक वार्म वाटर है। जब एक कोल्ड एयर वार्म वाटर के साथ मिलती है तो इंटेंस कोल्ड आउटबर्स्ट होता है जिसमें स्नो स्टॉर्म्स हो सकती हैं, ब्लिजर्ड्स होते हैं एंड मैसिव कोल्ड वेव के शॉर्ट स्पैन्स होते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आर्कटिक आइस लूज कर रही है अपना मास, जिसकी वजह से कुछ सालों में यानी सर्दियों में थोड़े दौराने के लिए हम इंटेंस कोल्ड वेव की कंडीशन देख सकते हैं। लेकिन ऑन अ लॉन्गर रेंज पूरा अगर हम विंटर की प्रोफाइलिंग करें तब भी हमें विंटर नॉर्मल बिहेवियर से ज्यादा गर्म नजर आएगी। अगर आप दिसंबर के अभी देख लें पाकिस्तान का, हमने अर्लियर भी इस बात को हमने पेश किया था कि पाकिस्तान की विंटर्स जो हैं उनकी ओवरऑल स्पैन भी श्रिंक हो चुका है। मैं इसी पर ही आ रही थी डॉक्टर साहब, वैसे तो इसको आप बेहतर बता सकते हैं लेकिन अर्ली प्रिडिक्शन ही होगी ये भी कि ये जो विंटर्स का जो स्पैन है अब ये वाला सर्दी का जो दौरानिया है ये कब तक रहेगा। और हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रमजान जो है लास्ट टाइम की तरह रमजान जो है वो बड़ा अच्छा गुजरा था और थोड़ी बहुत ठंड थी, नॉर्मल वेदर था, गर्मी नहीं थी। तो इस बार की क्या सूरत हाल रहेगी ईद तक और रमजान तक, अगर आप बता सकें। जी, क्लाइमेट मॉडल्स आर इंडिकेटिंग के फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी यानी 15 फरवरी तक पाकिस्तान में एपिसोडिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती रहेगी, यानी एक के बाद दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चांसेस मौजूद हैं। यानी अगले आने वाले 10 से 15 दिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान में मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन फरवरी के बाद मार्च एंड बियॉन्ड फरवरी वी आर एक्सपेक्टिंग के मौसम नियर नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म भी हो सकता है। सो विंटर की जो ओवरऑल 3 मंथ्स की दिसंबर से मार्च का अगर हम इसका तखमीना लगाएं तो पाकिस्तान की ये साल की भी जो सर्दियां हैं ये मामूल के मुताबिक या मामूल से थोड़ी सी गर्म हो सकती हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन के लिए। ये एक शॉर्ट एपिसोडिक एक कोल्ड कंडीशंस हैं जो कि जिसका रिलेशन है साइबेरियन हाई से आने वाली ठंडी हवाओं का या जो मॉइस्चर कैस्पियन या मेडिटेरेनियन सी से या अरेबियन सी या पर्शियन गल्फ से जो मॉइस्चर उठ के पाकिस्तान को मगरबी हवाओं की वजह से बारिश दे रहा है। तो ये एक शॉर्ट स्पैन के लिए विंटर्स में कोल्ड वेव तो ला सकता है, लेकिन ऑल मॉडल्स आर सजेस्टिंग कि पाकिस्तान की जो विंटर्स हैं दे आर बिकमिंग ड्रायर एंड दे आर बिकमिंग मोर वार्मर। इसको रूल आउट कभी नहीं किया जा सकता कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई कोल्ड कंडीशंस आए तो उसको हम लॉन्गर रेंज पे कह दें कि पाकिस्तान की सर्दियां शिद्दत से तेज होने वाली। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए, हमारे नाज़रीन को आगाह करने के लिए। और शाह साहब ने जिस तरह से बता दिया है एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं, लैंडस्लाइडिंग के खदशात मौजूद हैं, आपने सफर से गुरेज करें और मकामी लोग इसका बंदोबस्त करके रखें। पहले जो वनरेबल जगह हैं उनको खाली करके दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, ये बेहतर होगा इस दौरान। और ये सर्दियों के हवाले से जो उन्होंने बताया है वो ये कि ये शॉर्ट एपिसोड है, तो जब तक ये रहती है तब तक इसे एंजॉय कीजिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र करेंगे सानेहा गुल प्लाजा का, जिसके बाद इंतजामिया ने इमारत को हिफाजती जाली लगाकर सिक्योर कर दिया है और सानेहा गुल प्लाजा की FIR मंजर आम पर आ गई है। मतन के मुताबिक आतिशज़दगी के वक्त इमारत के बेशतर दरवाजे बंद थे, आग बुझाने के आलात थे और ना कोई हंगामी अखराज का रास्ता था। सानेहा गुल प्लाजा के मुकदमे में पेशरफ्त के लिए इंक्वायरी कमेटी के बाद पुलिस की जो खुसूसी टीम है वो भी तश्कील दे दी गई है और DIG साउथ असद रजा की जानिब से
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 रुकनी टीम के सरबरा एसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे और टीम नबी बख्श पुलिस स्टेशन में गफलत और लापरवाही की दफा के तहत दर्ज मुकदमे में जिम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तारियां भी करेगी। और उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को 2 माह में दुकानें तैयार करके देने का ऐलान कर दिया है। और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि घर का खर्च चलाने के लिए हर दुकानदार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी देंगे, जाम बहक अफराद के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें उनको कॉम्पनसेट करेंगी। 5 लाख रुपए फी शॉप, तो शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके। हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी। दुकान के अंदर जो सामान पड़ा था जिससे वो कारोबार अपना चला रहा था और इस आग की वजह से वो सारा ज़ाया हो गया, उसको हुकूमत सिंध कराची चेंबर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। 2 महीने के अंदर उनको दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। तैयार कट गई है और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सजा मिलेगी। इन लोगों की जान गई है, जान का ज़्यादा कोई भी नहीं है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, ऐलानात तो कर दिए गए हैं, नुकसान कितना हुआ है इसका तखमीना लगाया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हमारे नुमाइंदे जो कराची में मौजूद हैं साजिद रऊफ हमें लम्हा व लम्हा वहाँ से अपडेट किए हुए हैं, इस वक्त भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है। साजिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, वहाँ पर मौजूद ताजिर क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो गुल प्लाजा की इमारत थी उसको ग्रीन नेट लगाकर जो है वो सील कर दिया गया। अब इस इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। अब जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो डिमोलिश टीम है वो इस हवाले से जो है इसके मुनद्दिम होने या गिराने के हवाले से या दोबारा तामीर करने के हवाले से जो है वो इक़दाम करेगी। दूसरी जानब जो ताजिर बरादरी है वो थोड़ी सी जो है हमें परेशान दिखाई देती है। उनका कहना था कि उनके जो करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई थी कि क्या आगे चंद रोज बाद ही यहाँ पर जो है कराची बल्कि मुल्क में जो है वो ईद आने वाली थी, तमाम खरीदारी वो कर चुके थे। दुकानदार ईद से पहले ही अपनी तकरीबन 2 महीने पहले वो अपनी खरीदारी करते हैं, इसलिए तमाम दुकानों में जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का माल मौजूद था, जिसके बायस उनका ये कहना था कि उनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ताहम उनका ये कहना था कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो दुकानें बनाने 2 महीने के अंदर दुकानें बनाने का जो ऐलान किया गया वो काफी मुस्बत है, उनकी जानिब से सराहा भी किया है। 1 करोड़ रुपए जबकि दुकानदारों जो इस अफसोसनाक हादसे में जाबाक हुए हैं उनको दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपए उन दुकानदारों को भी दिए जाएंगे जिनकी दुकानें यहाँ पर जो जली थी। काफी इस ऐलान के बाद से जो है वो दुकानदार जो है वो काफी मुतमईन दिखाई देते हैं। ताहम वो कुछ परेशान भी है। उनका ये कहना था कि किस तरह होगा ये सारे जो 2 महीने के अंदर ये प्रोसीजर होना नामुमकिन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लाजा यहाँ पर मौजूद है और 2 महीने के अंदर ये पूरा प्लाजा दोबारा से तामीर होना, दुकानों में बसना, कारोबार का आगाज करना, ये जो इकदाम है वो उसमें कई महीने लग सकते हैं। 2 महीने का वक्त जो है वो इंतहाई कम है और इसमें पॉसिबल नहीं होता था। हम दुकानदारों ने ये उम्मीद जाहिर जरूर की है कि एक अच्छा इकदाम है और इसकी हिमायत करनी चाहिए, लेकिन वो साथ साथ इस हवाले से परेशान भी दिखाई देते हैं। जी ठीक है। अच्छा साजिद, ये बताइएगा जिस तरह से सर्च ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू किया गया और जो पूरा ऑपरेशन था मुकम्मल करने के बाद बिल्डिंग को सील किया गया, आपने बताया, तो जो लवाहिकीन थे जो जब से ये सानिया गुल प्लाजा हुआ था उसके बाद से यहाँ मौजूद थे अपने प्यारों की मैयतों के लिए या फिर उनके आज़ा के लिए, जिस तरीके से भी उनकी बॉडीज मिल रही थी, रिकवर हो रही थी, फिर DNA टेस्टिंग का एक अमल चला, तो अब क्या सब लोगों को जो उनके प्यारे हैं उनकी बॉडीज उनके हवाले कर दिए गई हैं? इस हवाले से जरा बताइएगा, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ खड़े हों या मुतालबा कर रहे हों?
देखिए बिल्कुल तमाम अफराद को तो उनकी जो प्यारों की मैयतें हैं या बाकियात हैं वो हवाले नहीं की गई हैं। अब तक सिर्फ मजमूई तौर पर इस जो अफसोसनाक हादसा हुआ इसके अंदर 73 अफराद की जो है वो जाँ बाक होने की जो है तस्दीक की गई है, जबकि 23 ऐसे अफराद हैं जिनकी जो है वो लाशें जिनकी शनाख्त की गई, उनकी लाशें या बाकियात जो है उनके अहल खाना के हवाले की गई हैं। अब भी जो है 46 से ज़ायद लोग मौजूद हैं जिनकी बाकियात जो है वो DNA लेबॉर्ट्री में मौजूद है और DNA का जो प्रोसेस है इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन जो लवाहिकीन का गुल प्लाजा की इमारत के बाहर आने का जो सिलसिला था वो अभी कोई चंद रोज से हम देख रहे हैं कि थम गया। तकरीबन 2 रोज से हमें यहाँ पर कोई लवाहिकीन जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। हम वो सिविल अस्पताल जरूर पहुंचते हैं, वो जहाँ DNA लेबॉर्ट्री है वहाँ जरूर पहुंचते हैं। साथ साथ जो DC ऑफिस है वो वहाँ जरूर पहुंचते हैं और मालूमात करने की जरूर कोशिश करते हैं कि आया अगर उनके जो प्यारों का कोई DNA का रिजल्ट आया है तो वो उन्हें हवाले कर दिया जाए, ताकि जो आखिरी जो उनकी नमाज जनाजा है, तदफीन के मराहिल है वो मुकम्मल किया जा सके। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली गुल प्लाजा की बात करें तो कल भी हम पूरा दिन यहाँ पर मौजूद थे और आज सुबह भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब तक उनके जो प्यारे हैं शायद उनको जो है वो सब्र आ गया है, इसी वजह से वो अब गुल प्लाजा की तरफ जो है वो अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो दीगर जो मराकज हैं वो वहाँ का रुख जरूर कर रहे हैं। राइट साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें आगाह करने के लिए, हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आज स्टूडियोज में हमारे साथ कौन मौजूद हैं? ऐसी शख्सियत जो आवाज, हरकत और क्रिएटिविटी तीनों का हसीन इम्तिजाज हैं। हम बात कर रहे हैं गुलकार और कोरियोग्राफर सोनू डेंजरस की, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मुनफरिद आवाज से मौसीकी की जो शायकीन है उन्हें मुतासर किया है, बल्कि कोरियोग्राफी के मैदान में भी अपनी पहचान बनाई है। बसंत के दिन है जनाब, बसंत के रंग हैं और पतंगों की उड़ान है, पंजाब की सकाफत है। तो सोनू इस बार बसंत के हवाले से एक बहुत जबरदस्त और दिल को छू लेने वाला गाना लेकर सामने आए हैं, जो त्यौहार की खुशी, रिवायत और जिद्दत तीनों को एक साथ समेटता है। जी हाँ, वो गाना सुनाने से पहले अली हम ये भी सोनू के इंट्रो में ऐड करना चाहेंगे, जितने अच्छे और शानदार हिट्स आपने सुने आज तक, सोनू उनके पीछे मौजूद रहे हैं। जनाब अली जफर साहब के जितने गाने हैं उनकी कोरियोग्राफी की गई है इनकी जानिब से। PSL का जो सबसे फेमस गाना था सीटी बजेगी, और इसके साथ साथ बालो बत्तियां और आइमा बेग और साहिर अली बग्गा का फेमस जो सॉन्ग था उसकी कोरियोग्राफी इन्होंने की है। अब्रारुल हक साहब के जो फेमस हिट गाने गए हैं उनकी भी कोरियोग्राफी सोनू साहब ने की है। जनाब अब जरा हम इनका जो बसंत के हवाले से खूबसूरत गाना है वो आपको सुनवाते हैं। देखना चाहिए आप। सारे बसंत के रंग जो है ना इस एक ही गाने में आपको मिल जाएंगे, और मेरा ख्याल है बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है और इतना शानदार गाना के सुन के मजा आ गया और मूड जो है ना वो फ्रेश हो गया। बसंत पे चलने वाला ये हर तरफ यही गाना। सोनू हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें सुबह हमने ये गाना सुना, हमारी भी सुबह रोशन होगी। अच्छा, जो ये नया गाना आप लेकर आए, मैंने बाकी बातें आपसे बाद में पूछनी है। पहली बात तो ये बताएं कि जो पतंग तेरे नादी पतंग उड़ावा, उस पतंग पे कुछ लिखा हुआ है? जी एम लिखा हुआ है। एम लिखा हुआ वो है। आपने किसके लिए लिखा है? आगाज यहीं से करते बेसिकली आगाज अंदाजा है हमें, वैसे अंदाजा है आपको। वो मेरे एम जो है पहले बेसिकली मैं एक पतंग दिखाना चाह रहा था जिसपे मरियम नवाजी की पिक्चर हो। अच्छा, तो देन मैंने कहा यार कुछ इशू ना आ जाए, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से मेरा कोई स्पॉन्सर सॉन्ग नहीं है, ये मैंने खुद से किया है। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने एक सिंपल गुड्डा लेकर पतंग लेकर उसके ऊपर एम लिख दिया, एम फॉर मरियम नवाज। अरे वाह, जबरदस्त। और आपने जिस तरह से क्रेडिट्स दिए हैं इसके अंदर, वो भी यानी कोई कोलैबोरेशन आपकी नहीं है, बीइंग ए सिटीजन आपने अपने शौक से जो है वो उनको। अच्छा, वैसे अनबाइस्ड होकर देखा जाए तो क्रेडिट जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली सारा का सारा जाता है। बहुत ही रिस्क लेकर उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैंने हाँ जी रिस्क तो लिया है मैंने, क्योंकि आपको पता है कैसा माहौल चल रहा था, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाता है मरियम नवाज साहिबा को कि वो बसंत का त्यौहार 25 साल बाद पाकिस्तान में लाहौर में वापस लेकर आई हैं। जो लाहौर की पहचान था, लाहौर का पूरा आप कल्चर हमारा जो था, पूरी दुनिया से लोग आते थे देखते। तो मैं तो बचपन में बनाई हुई है बसंत, तो मेरी वही यादें ताज़ा हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने इस सॉन्ग को लिखना शुरू किया, बनाना शुरू किया, और मरियम नवाज साहिबा ने जब इसे अलाउ किया तो मेरे लिए ज़रा आसान हो गया। अच्छा, हम आपका सॉन्ग देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई जो पंजाबी फिल्में आजकल बहुत चल रही हैं वैसा इम्पैक्ट आ रहा था। आपके ज़हन में था कि इसकी कोरियोग्राफी ऐसे करनी? बेसिकली मैं मशहूर तो नाम सोनू डेंजरस से हूँ। अब डेंजरस साथ लगा हुआ, तो डेंजरस था मेरे साथ माइकल जैक्सन की वजह से। पाकिस्तान का मैं पहला आर्टिस्ट है जिसने माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दिया अमेरिका में, फिर माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंसेस की। तो मैं मोस्टली काम करता था वेस्टर्न, हिप हॉप, माइकल जैक्सन, इंग्लिश टाइप ज़्यादा काम।
तो मेरे जहन में ये है, मैं अभी लास्ट ईयर मैं ये रियाद सीजन में भी परफॉर्म करके आया हूँ। राइट। तो मैं वहाँ पे देखा कल्चर जो हमारा था, मैंने परेड करवाई, कोरियोग्राफ की और टीम ने भी ऊपर परफॉर्म किया। कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर से लोग इतना प्यार करते हैं। हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आए, रियाद में 16 कंट्री से इंडिया भी था और उनके 10 डेज थे, लेकिन 3 लाख प्लस क्राउड डेली हमारे शो पे आया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का हमने वहां पे भी नाम रोशन किया और वहां से जब मैंने देखा कि हमारे कल्चर से इतना प्यार है, तो मैं खुद लाहौर का हूं, पंजाबी हैं, तो मैं कल्चर लिखी गया मैं तो गोरे कर रहा हूं। फिर मैंने आके ये प्लान किया कि नहीं, अब मैं कल्चर में अपने प्रमोट करूंगा, उस पे गाना बनाऊंगा और अपने लाहौर के बारे में बात आपने बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है उसे बसंत का नहीं पता। 25 साल पहले वो बच्चे नहीं थे जो अब हैं, और उन्होंने अब जब सेलिब्रेट करना है उन्हें असल में हकीकत नहीं पता कि किस फेस्टिविटी का नाम है बसंत। तो इस गाने से सब वो हमें नजर आ रहा है किस तरह के। अच्छा, हम अगर दूसरी जानिब चले, कोरियोग्राफी वाली साइड पे, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने काम किया है डेफिनेटली, और उनको कोरियोग्राफ किया है, डांट भी पड़ती है कोरियोग्राफी के दौरान इन लोगों को भी कि भैया ऐसे नहीं, इतनी बार बताया ऐसे नहीं, ऐसे? आप मेरे ख्याल से बाकी जो लोग और भी हैं वो करते होंगे, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पहले, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ ना, परफॉर्मर हूँ, तो मुझे देख के फौरन आइडिया हो जाता है कि यार इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कौन सा स्टेप पिक कर सकता है और इस पे सूट कौन सा। अच्छा, कोरियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। आप जब किसी को कोरियोग्राफ कर रहे हो, जैसे आप है, तो मैं आपके 1-2 स्टेप्स करवाऊंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा यार इनकी बॉडी बड़ी जो है ना सख्त किस्म की है, तो मैं वैसे सलमान खान टाइप आपको स्टेप्स दूंगा। किसी की फ्लेक्सिबल है तो मैं देन उसको ऋतिक वाले दूंगा। यहाँ लोग यार कुछ नहीं आता होता, कहते हैं यार वो जैसे वो कर रहा है वैसा करवा दे। भाई कैसे करा दे, आपकी बॉडी नहीं चलती वैसे। बिल्कुल। तो कोरियोग्राफर को भी ये पता होना चाहिए कि जो आपके सामने आर्टिस्ट है उसको कैसे स्टेप्स देने और जो उसको ऊपर खूबसूरत लगे, वो करता हुआ जो है ना अच्छा लगे, देन उसको लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, वैसे आपके गाने में आप सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी। लेकिन इसमें आपने कैमरे कौन से इस्तेमाल किए? इसमें जो डायरेक्टर थे हमारे आसिम मसूद थे, और म्यूजिक जो है वो वन एंड ओनली पाकिस्तान के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर अली मुस्तफ़ा। वो काफ़ी आपके PSL के सॉन्ग्स उन्होंने किए हैं। अभी ये मेरा ये सॉन्ग आप सुन ही रहे हैं, आई बसंत, और इसके अलावा भी और आ रहे हैं कुछ सॉन्ग्स, वो भी अली मुस्तफ़ा के किए। अच्छा, इसमें हमने हैदर सुल्तान को भी देखा। आपने ये कैसे आइडिया आपको आया कि सुल्तान राय साहब के बेटे को आप लेकर आए? मैंने ये सॉन्ग बनाया तो हम लोग आपस में एक फ्रेंड गैदरिंग थी मेरे घर पे छोटी सी, तो उसमें हैदर भाई थे, शामिल खान थे, और भी कुछ इंडस्ट्री के आर्टिस्ट थे। तो मैंने वहाँ पे कहते यार क्या कर रहे हो, मैं कहा यार अभी बाहर से आया था, एक आइडिया आया आप लोगों को सुनाता हूँ, ज़रा बताएं कैसा है। मैंने प्ले किया, उन सबने सुना, कहते ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो फ़ौरन कर, तुम तो ये क्रिएटिव आइडिया बना दिया, मैं आऊँगा इसमें। मैं क्या चलें, ये तो मेरी बड़ी ऑनर की बात होगी, कितने बड़े लेजेंड हमारे सुल्तान राही साहब, तो उनके बेटे हैं हैदर सुल्तान राही, तो वो मेरे सॉन्ग में अगर आ जाएंगे तो मेरे लिए बड़ी। तो फिर उन्होंने आए, उन्होंने थोड़ा सब समझा मुझे, थोड़ा मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। मेरे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं और जितने भी मेरे से मैं सबको अपने से अच्छा आर्टिस्ट समझता हूँ, मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मैं उसी प्रोसेस में रहता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि बात है कि अगर वो भी दोबारा मंजर यहाँ पर आए हैं, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है, जरूरी नहीं होता कि एक फनकार है और वो एक पंजाबी फिल्मों में मारने वाला हीरो है। यार एंटरटेनिंग भी तो आपको कर सकता है ना, एंटरटेन भी तो कर सकता है। और नहीं, अब आप कहते हैं ना कि आपकी नजर पहचान लेती है कि किसको कहाँ इस्तेमाल करना और किस तरीके से किसको क्या क्या काम देना है। डायरेक्टर उसी का नाम है, डायरेक्टर वही है जिसको हर आर्टिस्ट की पहचान समझ है और उसको वो उस तरह बना के लेके। लाइक जैसे आप इस सॉन्ग के स्टार्ट में देखें, मारवी खान, वो मेरे साथ बाद में परफॉर्म भी करी एज ए मॉडल, लेकिन मुझे था कि यार मैं इसको लेके कैसे आऊं कि जो बंदा बोले कि आज दी खास खबर मरियम नवाज साहिबा ने पसंद ऐलान कर देता है। मैं कहा यार ये किसी आर्टिस्ट से कराऊं, इसमें मैं फंसा हुआ था। कभी मैं हैदर सुल्तान राय को मैं सोचता था इनसे करवाऊं, कभी मैं अपना सोचता था। फिर मैं कहना यार न्यूज़ एंकर दिखाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का शो देख रहा था, मैं इनको नोट कर रहा था, मैं क्या न्यूज़ एंकर बहुत अच्छी लगती है। अगर वो बोल रही होगी ना पब्लिकली इस तरह, तो बड़ा खूबसूरत आएगा। राइट। गुलकार साथ है तो मेरा ख्याल आप इनसे गुलकारी की बात कर रहे हैं, हम इनसे गुलकारी की बात करते हैं। हम सुनना चाहेंगे जी आपसे, यहाँ पे हम लाइव सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, इसका सुनाता हूँ थोड़ी सी मैं आपको लाइंस, जो बड़ी मेरी फेवरेट भी कुछ लाइंस है वो भी बताता हूँ। तेरे नादी पतंग उड़ावा, तेरे नाल बसंत मनावा, पाके सतरंगी जोड़ा, हो नच टोल तोड़ा, हो पाके सतरंगी जोड़ा, नच टोल ते थोड़ा, कुम्मे गुड्डे ते गुड्डा वजे तुनके ते तुनका, चली मस्ती दी तेज हवा, आई बसंत, आई बसंत,
आई बसंत बहार सारे रल गए ने यार, पाओ पंगड़े ते पंगड़ा है पंजाबी त्योहार। जबरदस्त, मैं आपको रैप पार्ट भी थोड़ा सुना लूं अगर time है? जरूर जरूर। अच्छा, बड़ा मजे क्या है क्योंकि बसंत पे सब लोग हम इकट्ठे हो रहे होते हैं जिन्होंने मनाई हुई है। और जो बाकी अब नई जनरेशन है वो मोबाइल छोड़ेंगे, बसंत मनाएंगे, उन्हें समझ आएगी। ओए आंटी अंकल सब आ जाओ, मेरे साथ छत पे बसंत मनाओ, कुड़ियों मुंडियों शोर मचाओ, जिन्हें कुछ नहीं आता बस तालियां बजाओ, फुल्लां दी खुशबू हवा विच रंग, यार मेरे बोलदे ने कट दे पतंग, बेस विच बीट हाथ विच डोर, लाहौर दा मूड फुल हार्डकोर, कुड़ियां छाते वाजे वजदे भंगड़े अलते गुडियां चनते, गुडी डोर की दुकान खुली है, अन्नेवा अवाम निकली है, पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस बसंत जश्न में साथ खड़ी है। कमाल है, खूबसूरत। और एक मेरी फेवरेट लाइन है जो, ओ मरियम जी सजा दिता अज सारा लोर, रंग बरंगी गुडियां नाले बोकाटा दा शोर, ओ जी ओ मरियम नवाज लोर लोर, हाय वोटी वांगू सज गया अज मेरा लोर, रंग बरंगी गुडियां नाले बोकाटा दा शोर, नैना दे पेचे अज लड़ लैन दे, टोलियां दे नाल मैनू नच लैन दे। आपका क्या नाम है? हिना जी। साडा गुड्डा पिंक नीला हो लोकी बनावन रीला। जबरदस्त जबरदस्त, क्या सुन के मजा आ गया। और अब जो हमारी जिसके लिए आपने बनाया है गाना, जो हमारी नई जनरेशन है, उनको मैसेज आपने क्या देना है? सेलिब्रेशन, एक गाने से तो मैसेज आपने दे दिया है कि कैसे सेलिब्रेट करना है, कितना एक्साइटेड हम हुआ करते थे और अब उनको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि बसंत का त्योहार जब आएगा तो इनको खुद ही लग पता जाएगा जब इनके बड़े भी निकलेंगे। तो आप वो देखें ना, मैं गाने रैप में मैंने बोला आंटी अंकल सब आ जाओ, तो पहले सारे वो आंटी अंकल जो उन्होंने बनाई हुई है बसंत वो भी आएंगे, तो वो त्यौहार को इसमें जब एंजॉय करेंगे देन इनको समझ आएगी कि भाई उस दिन हमने मोबाइल से निकलना है और एक रियल एक्टिविटी करनी है और एक रौनक लाइक ईद जैसा ही समा होता था। लाहौर का सबसे बड़ा, मैंने अगर कोई जश्न देखा है अपनी लाइफ में, कोई त्यौहार देखा वो ये था। और आप ये देखें, ये बड़े खास है, ये होना बहुत जरूरी है। आपका भंगड़ा म्यूजिक बसंत के त्यौहार तक ऑन था। मुझे लास्ट गाना बता दिया, आपका भंगड़ा गाना कौन सा हिट हुआ है पिछले 20 से 25 सालों में? आपका भंगड़ा कल्चर से रिलेटेड त्यौहार ही चला गया तो आपकी वो एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गई। तो ये बहुत सारी खुशियां लेके, बहुत सारे लोगों के लिए काम रिस्क भी लेकर आया बसंत का जो त्यौहार है, लेकिन जो हिफाजती तदाबीरों ने बोली है वो लाजमी करनी है ताकि ये चलता रहे। बिल्कुल जरूर, ये बहुत जरूरी है। तो उसका क्रेडिट मरियम नवाज साहब को जाता है। माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत है और उनके डिसीजन भी बड़े खूबसूरत हैं और लाहौर को भी और खूबसूरत बना दिया में से ही हैं और बिल्कुल उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, आपने हमें ज्वाइन किया। और है ना, आप देख ही रही हैं कि किस तरह की सूरत हाल है जहां पर हमारे गुलकार भी बसंत को खूब उसी तरह से मनाना चाहते हैं जिसे सालों पहले मनाया करते थे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बहुत ही भरपूर शो था आज का। हमने क्रिकेट पर भी तबसरा किया, गुलकार से भी मुलाकात करवाई, बसंत पर भी बात हुई। तो हमने सोचा कि बहुत दिन हुए हैं फिटनेस पर हमने बात नहीं की, तो फैसल महमूद है हमारे फिटनेस एक्सपर्ट, हम उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि आज वो हमें क्या सिखा रहे हैं। ओवर टू यू फैसल जी। तो आज का जो हमारा सेशन होगा जिसमें दो बड़े एडवांटेज होंगे। एक तो एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट तो आएगी ही जिसमें आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, और साथ में आपको इंटरनल हेल्थ इंप्रूव करने में भी ये मूवमेंट्स बहुत हेल्प करेंगी, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आपका डायबिटीज, ये सब चीजें कंट्रोल करने में ये मूवमेंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो करके दिखाते हैं। ये सारा कार्डियो वर्कआउट है। कार्डियो वर्कआउट में जो मूवमेंट्स हैं उसका सीक्वेंस कैसे परफॉर्म करना है इजी वे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप वार्म अप करिए सेम स्पॉट पे। 1 2 3 4 40 सेकंड करें, 30 सेकंड करें, 20 सेकंड ब्रेक के साथ इसको आप परफॉर्म करें। नेक्स्ट मूव आप करें, इसको मार्चिंग करें सेम स्पॉट पे। नी अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 6 7 40 सेकंड करें, 50 सेकंड करें। नेक्स्ट मूव हाफ स्क्वाट्स। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मूव 1 2 3। जब ये मूव आप कर रहे होंगे आपके साइड लेग्स, ग्लूट्स और आपके शोल्डर और आर्म्स के मसल्स सब इसमें एंगेज होंगे। 1
2 3 4 1 2 3 आप जितना लेग्स को खोल ओपन कर सकते हैं खोल लें इसको 1 2 3 4 नेक्स्ट मूव आप बैलेंस करें 1 2 3 4 ये मूव आपको माइंड कनेक्शन वर्कआउट के साथ आपको कनेक्ट करने में बड़ी हेल्प करेगी 3 4 5 1 2 3 4 5 next move 1 2 3 1 2 3 ये हमारी 5-6 मूवमेंट्स आप रिपीट करें 4 से 5 राउंड 40 से 50 सेकंड का एक एक्सरसाइज का राउंड और आप 20 सेकंड ब्रेक के साथ करें आपको बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फैसल। इतनी आसान 5 से 6 ये चीजें सिर्फ 30 और 40 सेकंड्स करने की, अगर अब भी मैं और आप लोग ये नहीं करते ना तो हमारा कोई इलाज नहीं होगा। फैसल ने बहुत आसान तरीके से बता दिया, हमें पता है कि आप करते हैं अली। इसके साथ ही जनाब आज के एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।